बेलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लोहा के लिए। बेलाडीला खान जो है लोहा के लिए है और यह है छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उड़ीसा में मिलेगा आपको गुरु, महिसानी, सुलेपत, बादाम की पहाड़ी, किरीबुरु, बांसपानी और सुकिंदा। ये सब जो है लोहा का मतलब क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में लोहा के लिए मिलेगा दल्ली राजहरा, बेलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर, अरी डोंगरी। झारखंड में मिलेगा नवामुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर। कर्नाटक में है बेल्लारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुमकुर और संदूर। महाराष्ट्र में है रत्नागिरी और चंद्रपुर। तमिलनाडु में है नीलगिरी और सेलम। आंध्र प्रदेश में मिलेगा वारंगल, कुर्नूल, जगयापेटा, रमला, कोटा, वेलदद्री, अनंतपुर और नेल्लोर। गुजरात में है भावनगर, जूनागढ़, खंडेरवर और वडोदरा। ब्रॉन्ज मेडल मिश्रण होता है कॉपर और टीना का। टीना में सिलिकॉन, सॉरी ऐसे आंसर हो गया सिलिकॉन ना। तो कॉपर और सिलिकॉन इसका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है, जिसमें अनाज भंडारण एवं रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्री सुरक्षित रखा जाता है। ब्रांस में जो है ब्रांस बनता है तांबा से। ब्रांस का काम है कंडेंसर, बर्तन इत्यादि का निर्माण में, ठीक है। फिर लिखा ब्रॉन्ज हो गया आपका। ब्रॉन्ज में तांबा और टीना से मिलके बनता है, ठीक है। ब्रॉन्ज बनता है तांबा और टीना से। इसमें सिक्का, घंटी और बर्तन इत्यादि बनता है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज में तांबा होता है 75 से 90% और टीना होता है 25 से 10%। फिर डेंटा मेटल हो गया। इसमें तांबा और जिंक रहता है। तांबा रहता है 60%, जिंक रहता है 38.2%। और डेंटा मेटल से बनता है बियरिंग, भाल्व तथा जहाज का पॉपुलर का निर्माण। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, इसमें तांबा रहता है, जिंक रहता है और नियॉन रहता है, सॉरी निकिल रहता है। तांबा, जिंक और निकिल, तांबा, जिंक, निकिल। तांबा रहता है 30 से 50, जिंक रहता है 35 से 25 और निकिल रहता है 35 से 25%। जर्मन सिल्वर का काम है गहना और बर्तन बनाना। मोनेल मेटल, इसमें तांबा और निकिल रहता है। तांबा रहता है 30%, निकिल रहता है 67%। मोनेल मेटल से एसिड कंटेनर और एसिड पंप का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ब्रांच बनाने में तांबा और एल्युमिनियम मिलता है, ठीक है, 90 और 10 के हिसाब से। और एल्युमिनियम ब्रांच से सिक्का, फिर मूर्ति इत्यादि बनता है। फास्फर ब्रांच, इसमें तांबा Sn और P रहता है ना। Sn हो गया आपका टीना और P से हो गया फास्फोरस। फास्फर ब्रांच से भाल्व, कोगमील इस बनता है। देखा पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो यह पर्वत की चोटी। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। पश्चिमी घाट यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी है कलसुबई। पश्चिमी घाट कलसुबई हो गया, जो कि 1646 मीटर है। फिर महाबलेश्वर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर, कुद्रेमुख 1892 मीटर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च चोटी
शिखर डोडा बेटा 2637 मीटर है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ है। इसकी अनामुड़ी चोटी 2695 दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी के रूप में फैला हुआ है। पूर्वी घाट, यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम है। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब इधर से ऐसे आएगा। सबसे पहले नल्लामलाई मिलेगा, फिर वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। झारखंड एसएससी में पूछा था उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी है जिंदगड़ा 1690 मीटर और महेंद्रगिरी 1501 मीटर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबिल लामजाओ, मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमड़ी बोलते मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल से बना है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में दांची ग्राम, लद्दाख में मिलेगा हेमिस हाई, उत्तराखंड का जिम कार्बेट, राजस्थान में है केवलादेव, छत्तीसगढ़ कांगेर घाटी, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़, मेघालय का बलपक्रम, गुजरात में होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, असम का है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दांची ग्राम एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी स्टेग बोलते हंगूल पाए जाते हैं। कश्मीरी स्टेग मतलब कि हंगूल पाए जाते दांची ग्राम में। हेमिस हाई यहाँ पे सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई, लद्दाख। जिम कार्बेट 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका अब नया नाम हो गया रामगंगा। केवलादेव साइबेरियन क्रेन नाम प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल। मरू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है। केवलादेव में जो है साइबेरियन पक्षी मिलता है और इंडियन बस्टर्ड मिलेगा केवलादेव में। कांगेर घाटी में क्या मिलेगा? राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक की प्रजाति। तो राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक की प्रजाति मिलेगा कांगेर घाटी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। सफ़ेद शेर मिलता बांधवगढ़, मध्य प्रदेश। रेड पांडा मिलता है मेघालय के बलपक्रम में। एशियाई सिंह ये मिलता है गुजरात के गिर में। एक सिंह वाला गैंडा काजीरंगा। बोला कि किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को नहीं करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसकी शुरुआत रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया और वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था, जो कि 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है। इसके अंतर्गत देश के बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का काम करती है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं को हितों की रक्षा करना और आम जनताओं को किफायती बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो यह राजस्थान सबसे बड़ा राज्य देख लेते हैं। पहला राजस्थान, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र, वहाँ से मध्य प्रदेश, वहाँ से महाराष्ट्र, फिर आएगा उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान कितना किलोमीटर है? यह है 3,42,000
239, मध्य प्रदेश 3,08,252, महाराष्ट्र 3,07,713, उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, गुजरात 1,96,024 किलोमीटर। और क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य देख लेते हैं। सबसे छोटा है गोवा, फिर आएगा सिक्किम, गोवा में सिक्का नहीं चलेगा। फिर त्रिपुरा, सिक्का जो है गोवा में सिक्का पूरी तरह से नहीं चलेगा, गोवा में सिक्का पूरी तरह से नहीं चलेगा, पूरी मतलब त्रिपुरा। उसके बाद नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम। गोवा के क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर, सिक्किम का है 7096 वर्ग किलोमीटर, त्रिपुरा 10,491 वर्ग किलोमीटर, नागालैंड 16,579 वर्ग किलोमीटर, मिजोरम 21,081 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर आएगा अंडमान निकोबार, फिर है दिल्ली, फिर दादर नगर हवेली और दमन दीव, फिर पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। लद्दाख का क्षेत्रफल है 1,66,698, जम्मू कश्मीर का है 55,538, अंडमान निकोबार 8,249, दिल्ली है 1,484 वर्ग किलोमीटर, दादर नगर हवेली 603 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी है 489, चंडीगढ़ 114, लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर। बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 12वां राज्य है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड है 15वां नंबर पे। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है, किसका है? तो CS मतलब होता है कैल्शियम ना। सबसे कम बोरा के निम्नलिखित तत्वों में CS की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। लिथियम लिखा है, लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता 0.98 है। सेल्सियम है ना, सेल्सियम का होता है 0.79, क्लोरीन का होता है विद्युत ऋणात्मकता 3.16, नाइट्रोजन का होता है 3.04। एक समान वृत्तीय गति निम्न राशि स्थिर रहती है। क्या स्थिर रहता है? तो चाल इसका स्थिर रहता है। एक समान वृत्तीय गति में चाल रहता है स्थिर। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि निकाय को गति की दिशा लगातार बदलती रहती है एवं वृत्तीय गति के दौरान निकाय का कोणीय वेग स्थिर रहता है, तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति में चूंकि गति की दिशा लगातार बदलती है, इसलिए त्वरण भी एक समान वृत्तीय गति के दौरान बदलता रहता है। अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r। बल का होता है mv²/r। त्वरण, बल की दिशा में त्वरण होगा। बल की दिशा भी हर बिंदु पर बदल रहा है, यहाँ पे वेग परिवर्तित नहीं होगा। हर बिंदु पर अभिकेंद्रीय त्वरण बदलते रहेगा। चलो देखते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन अमिश्रण द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो है प्रभाजी आसवन। अमिश्रण द्रव्यों को अलग करने की एक विधि प्रभाजी आसवन है। प्रभाजी आसवन को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों को पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम का अंतर होता है। प्रभाजी आसवन में वही अलग होगा जिसके क्वथनांक का में बहुत कम अंतर होता है। दूसरे शब्दों में द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकलने वाले खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैसें भी इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाना अवसादन, मतलब अवसादन हो गया। जैसे
पानी और कचरा मिक्स है, तो कचरा धीरे धीरे बैठ जाएगा, वो हो गया अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। बल्कि अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श है? यह जूट के लिए। ऊपरी मैदान उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तार है। मध्य गंगा का मैदान है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। गंगा का निचला मैदान पूर्वी बिहार, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश। जूट के लिए जलोढ़ मिट्टी चाहिए। जूट के लिए चाहिए जलोढ़ मिट्टी 20 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान और 70 से 80% सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसलिए गंगा का निचला मैदान इसी खेती के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करता है। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके बाद बांग्लादेश। पर कौन सा द्वितीयक श्रमिकों का स्रोत है? द्वितीयक श्रमिकों, यहाँ पे जितना भी है सब, जैसे सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तक और वेबसाइट। द्वितीयक सम्यक संकलन के दो प्रमुख स्रोत है, एक होता प्रकाशित स्रोत, एक होता अप्रकाशित। तो प्रकाशित तो इसे सभी होता है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था? ये था राजगीर। मगध है ना, प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर शहर था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहदत्त था। इसकी राजधानी राजगिरी बोले तो वृक्रच थी, वृव्रज। हर्यक वंश का उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर फिर वैशाली ले गया। शिशुनाग क्या किया? पाटलिपुत्र से वैशाली चला गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो काला अजर। काला अजर प्रोटोजोआ जनित रोग है। काला जार यह लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी बोले तो सैंड फ्लाई है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। तो काला जार को कौन फैलाता है? बालू मक्खी। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है? तो लिस्मेनिया डोनोवानी। हेजा को ही बोलते हैं क्लोरेला। यह विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त के संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। टाइफाइड यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण। यह रोग प्रदूषित जल, रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों का विशेष भूमिका होती है। इन्फ्लुएंजा यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। इसे फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सिर और पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी, तेज ज्वर आदि प्रकट होता है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। यांत्रिक होने के कारण इन्हें संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अतः ये सभी माध्यमों ठोस, द्रव एवं गैस में संचारण कर सकती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ताप समान रहने पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैसों में ध्वनि तरंगों का वेग न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग
0 डिग्री पर 332 मीटर पर सेकंड होता है। भिन्न भिन्न गैसों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। हल्की गैस में ध्वनि की चाल ज़्यादा और भारी में कम होता है। वर्ष 2011 में भारत के किन केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा? तो दमन एवं दीव। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी रहा। कौन रहा? पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत की तरफ आता है, तो उधर तो केरल जानबे करते हैं, तो उसी तरह पुडुचेरी में ही लिंगानुपात सबसे ज़्यादा रहेगा। और दूसरा स्थान पर रहा लक्षद्वीप, यहाँ पे था 947 और पुडुचेरी में था 1037 और लक्षद्वीप में 947। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा दमन एवं दीव, मात्र 618। कितना रहा? 618। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव 618। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 राज्य देख लेते हैं। पहला तो केरल रहेगा 1084, फिर रहेगा तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर 992, फिर छत्तीसगढ़ 991। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हो गया 5 राज्य, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर छत्तीसगढ़, मणिपुर और छत्तीसगढ़। बहुत आसान है, केरल तमिलनाडु याद रहेगा। अंधा को मनी मिल गया 36 गो, अंधा को मनी मिल गया 36 गो, लिंगानुपात का हो गया है ना। अंधा को मनी मिल गया 36 गो। न्यूनतम लिंगानुपात वाला देखते 5 राज्य। पहला है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। फिर है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा में 889, जम्मू कश्मीर में 879, सिक्किम में 890 और पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश में 912। तो न्यूनतम में आ गया पहले हरियाणा, तो ये जानते हैं। फिर जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे गोली बंदूक चलता है। सिक्किम, क्योंकि वहाँ पे सिक्का पैसा का कमी है, तो वहाँ पे भी कम रहेगा लिंगानुपात। फिर पंजाब, पंजाब में घटने कमाने वाला जो ज़्यादा लोग है, खेती वेती करेगा, इसलिए लिंगानुपात कम रहेगा। उत्तर प्रदेश तो जानबे करते हैं, उत्तर प्रदेश न्यूनतम लिंगानुपात वाला है। बहुत ठंडे मौसम में SN किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो कम तापमान में SNO के निर्माण के कारण। तो SN में जब 2 ऑक्सीजन मिला देंगे तो बन जाएगा SNO2। SN मतलब है टीन। टीन के ऑक्सीकरण के कारण सर्दियों में टीन ढाल पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। तो टीना जो है सर्दी में क्या बन जाता है? ढाल पाउडर बन जाता है, कम तापमान के कारण। मतलब पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है धनात्मक। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम मांग के नियम के ठीक विपरीत है। पूर्ति एवं कीमत का संबंध धनात्मक होता है, जबकि मांग एवं कीमत का संबंध ऋणात्मक होता है। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब उस वस्तु की पूर्ति में वृद्धि की जाती है, और जब कीमत की कमी होती है तो उस वस्तु की पूर्ति में को भी घटा दिया जाता है। इस प्रकार कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध है। परिभाषा देख लेते हैं। वाटसन जो है पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें के समान रहने पर एक वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। मतलब कीमत बढ़ गया तो पूर्ति बढ़ जाएगा, मतलब वस्तु की पूर्ति इसकी कीमत के बढ़ने से बढ़ जाती है और कीमत घटने से घट जाती है। पूर्ति के नियम का मान्यता। पूर्ति के नियम के अपवाद देख ले। भविष्य में कीमतें गिरने का भय, क्या क्या लिख दिया। किसी खेत में कर्मानुसार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को कहते हैं फसल
फसल चक्र। किसी खेत में क्रमानुसार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र मृदा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक ऐसा कृषि प्रणाली है जिसके अंतर्गत फसलों के क्रमानुसार आवर्तन इस प्रकार किया जाता है। रुपया किसका मुद्रा है? रुपया है इंडोनेशिया का मुद्रा। अब देख लेते हैं थोड़ा भारत को जानने के तो रुपया चलता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भूटान का थिम्पू। बहरीन का मनामा। बहरीन मतलब बहरा को मनाना होगा, बहरा को मनाना होगा, बहरा को क्या करना होगा? मनाना होगा। मंगोलिया को जानवे कहते हैं उलान बटोर। मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर। मालदीव की राजधानी माले। मालदीव की राजधानी माले। लाओस की राजधानी वियंतियान। लाओस की राजधानी वियंतियान। फिर वियतनाम की राजधानी हनोई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। बांग्लादेश में टका चलता है। भूटान का मुद्रा है नुग्लुल ट्रम। नुग्लुल ट्रम। बहरीन में दिनार। बहरीन में दिनार चलता है। मंगोलिया का हो गया तुगरिक। मंगोलिया की रुपया है, सॉरी, मंगोलिया का मुद्रा है तुगरिक। तुगरिक मंगोलिया में चलता है तुगरिक। बहरीन में दिनार। बहरा जो दिन में भी नहीं सुन सकता है ना, तो दिनार, तो इसलिए बहरीन मतलब बहरा को दिनार कर दो, मतलब दरकिनार कर दो, दिनार कर दो। मलेशिया में चलता है रिंगविट। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट। रिंगिट मलेशिया का मुद्रा रिंगिट। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट। मलेशिया का मुद्रा रिंगिट। मालदीव का रुपया, मालदीव में चलता है रुपया। लाओस, लाओस का मुद्रा है न्यू किप लाओ। न्यू किप लाओ। लाओस का है न्यू किप लाओ। लाओस में चलता न्यू किप लाओ। न्यू किप लाओ। वियतनाम का हो गया डोंग। वियतनाम का मुद्रा डोंग। वियतनाम का मुद्रा डोंग। थाईलैंड की मुद्रा बहत। थाईलैंड बहत। वियतनाम डॉग। वियतनाम तो नाम 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 हम लोग रखते हैं डॉग का। कच्चा माल बोलता ना कि तुम्हारे नाम का कुत्ता पाल लेंगे, मतलब नाम रख देंगे, तो नाम वियतनाम किसका? डॉग। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल कार्यशील पूंजी में सम्मिलित किया जाता है। व्यवसायी बैंकों का मुख्य काम क्या है? यह जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा किया था? तो मिराबियो और आबे सिय। आबे सिय। फ्रांस के मिराबाओ और आबे सिय ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया। 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली का गठन किया। 4 अगस्त 1789 79 क्या होता है इसका? नेशनल असेंबली ने कर, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप बनाया। 1791 में के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। 21 सितंबर 1792 को नेशनल असेंबली ने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कला के संबंधित। भूपेन हजारिका कला से संबंधित है। 2019 में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नाना देशमुख को दिया गया। यह कला, साहित्य और विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। तो भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954। भारत रत्न देना शुरू हुआ है 1954। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार और सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। पहला मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
1954 में मिला राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला। 1955 में मिला भगवान दास मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया। 57 में मिला गोविंद वल्लभ पंत को। मदर टेरेसा को मिला 1980। इंदिरा गांधी को मिला था 1971। राजेंद्र प्रसाद को 1962। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति बना। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987। भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत मिला था और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में। पंडित रविशंकर प्रसाद पंडित रविशंकर अमर्त्य सेन गोपीनाथ बारदोलियो को 1999 में मिला। लता मंगेशकर 2001। भीमसेन जोशी 2008। सचिन तेंदुलकर 2014। अटल बिहारी वाजपेयी 2015। 2019 में 3 आदमी प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका। 24 में मिला कर्पूरी ठाकुर, मरणोपरांत राजनेता और बिहार के पहला मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। लालकृष्ण आडवाणी। बोला कौन से अनपचयी शर्करा है, तो सुक्रोज। सुक्रोज जो है जल्दी से पचता नहीं है। अनअपचायक शर्करा ऐसी शर्करा G2 फेहलिंग एवं टालेन अभिकर्मक विलयन को अपचयित नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167। पर मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों का उल्लेख, कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मिलता है। मुख्यमंत्री मंत्रालयों का प्रधान होता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य का प्रशासन संबंधी सूचना राज्यपाल को प्रदान करे। अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार से है। यह विस्तार उन विषयों पर होगा जिनका संबंध उस राज्य के विधानमंडल को बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 में क्या, विधानमंडल का गठन। 168 में विधानमंडल का गठन। एक अनुच्छेद 168 है राज्य का कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार। 169 में क्या मिलेगा, विधान परिषद का, विधान परिषद है ना, विधान परिषद 169 में। 168 में विधानमंडल, 168 में राज्य का विधानमंडल, 169 में विधान परिषद। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन क्रिया किया जाता है लसिका द्वारा। बल्कि आंत में पाचन के बाद अवशोषित वसा का वहन कौन करता है, लसिका करता है। तो अवशोषित वसा का वहन करता है लसिका। वसा के पाचन के परिणाम स्वरूप वसा में घुलनशील विटामिन, मोनोग्लिसराइड्स, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड्स को संचार प्रणाली में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, जो लसिका द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके पश्चात इसका उपयोग शरीर के चारों ओर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। एक बार वसा आंतों को कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो रक्त प्रवाह सीधे लघु और मध्य श्रृंखला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित कर रक्त प्रवाह में स्थानांतरित करने में मदद करता है। वसा का पाचन एवं अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है एवं अधिकांश पेट और छोटी आंत में संपन्न होता है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है, तो कहता है स्कंदन के द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है, तो होता है SO2। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर SO2 मुक्त होता है। Cu हो गया कॉपर प्लस 2H2SO4 हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसको गर्म करेंगे तो बनेगा कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4 प्लस SO2, SO2 हो गया सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल हो गया 2H2O। वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 में आया था।
वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनित की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट मतलब केरल पहुंचा। वहां पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। पेट्रो अल्बेरज केब्राल दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया था। पहला तो वास्को डी गामा था, दूसरा आदमी बना था पेट्रो अल्बेरेज केब्राल। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में भारत आया। उसने भारत में शांत जल की नीति बोलते हो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। को फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुबर्क द्वारा दूसरा गवर्नर बर्क भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली ने कार्टज आर्मेडा काफिला पद्धति द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को कहते हैं खादर। नवीन हो गया खादर और पुराना रहेगा तो बांगर। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनता है? तो 22 अप्रैल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 1 मई हो गया विश्व मजदूर दिवस, 1 मई होगा मजदूर दिवस। 10 जनवरी होता है विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी विश्व युवा दिवस। 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, 4 जनवरी होगा लुई ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 30 जनवरी कुष्ठ निवारक या फिर शहीद दिवस। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 28 अप्रैल विश्व प्राकृतिक दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्त दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। वर्ष 1970 को पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत किया गया। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति लिखा है हरीश सेन। प्रयाग प्रशस्ति हरीश सेन। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्र गुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरीश सेन समुद्रगुप्त के दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्रहक था। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। इन्होंने हर्ष चरित की रचना किया। कालिदास चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्नों में से एक है। इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम की रचना किया। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना किया। जीवाणु जनित रोग को पहचान करना है तो कुष्ठ रोग और टीटनस, हैजा और मस्तिष्का वरण शोध, ये सब होता है जीवाणु से। तक कुष्ठ और टीटनस होता है और हैजा भी होता है जीवाणु से ना। कुष्ठ रोग, टीटनस, हैजा और मस्तिष्क वार शोध जीवाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग देख लेते हैं। इसका कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री या फिर लेप्रोमेटोसिस जीवाणु। संक्रमण है, संक्रमण हो जाएगा तो लंबे समय तक कुष्ठ रोगी रहने के संपर्क में होता है। टीटनस कौन फैलाता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी फैलाता है टिटेनस। शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है तब से जीवाणु धूल, गोबर आदि से घाव के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाता है। हैजा करता है विब्रियो कालेरी जीवाणु, है ना, हैजा करता है विब्रियो कालेरी। और खाने की वस्तु को दूषित और जल द्वारा भी फैलता है हैजा। पोलियो विषाणु फैलाता है जल एवं भोजन द्वारा। रेबीज विषाणु फैलाता है ऐसा जानवर के काटने से होती है जिसमें रेबीज विषाणु विद्यमान, जैसे पागल कुत्ता, बिल्ली।
कुष्ठ रोग का लक्षण दिखता है ना, इसे नहीं देखना। उपचार इसे नहीं पढ़ना। निमोनिया देखते हैं। यह रोग डिप्लोकोसिस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार और सांस लेने में कठिनाई होती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं तथा एंटीबायोटिक्स औषधियाँ का यूज होता है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर और शहरी है 1804.60। इसकी स्थिति देखते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में मध्य और निम्न गंगा बेसिन में बिहार अवस्थित है। इस राज्य का देशांतर विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। बिहार का आकार लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थानीय राज्यों में 13वां स्थान है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483। समुद्र तल से कुछ दूरी है 183 फीट और 53 मीटर। समुद्र तट से दूरी 200 किलोमीटर। सीमाएं देखते हैं। उत्तर में नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य और तत्कालिक कारण क्या था? भुगतान संतुलन का संकट। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण भुगतान संतुलन का संकट था। वर्ष 1991 के सुधार भारत के स्वतंत्रता के बाद इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने अर्थव्यवस्था की प्रकृति का मूल तरीका ही बदल दिया। इमरजेंसी हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन को, गलती, एड्रेनलिन को बोलते हैं। एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनलिन, इस हार्मोन को एड्रेनिन एवं एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। यह हार्मोन मेडुला से स्रावित हार्मोन का अधिकांश भाग होता है। यह हार्मोन क्रोध, डर, मानसिकता, तनाव एवं व्यस्तता की अवस्था में अत्यधिक स्रावित होने लगता है, जिससे इन संकटकालीन परिस्थितियों में उचित कदम उठाने का निर्णय लिया जा सकता है। यह हार्मोन हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। यह हार्मोन रोंगटे खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। यह आँख की पुतलियों को फैलाता है। आदिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है जामनगर में। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र जामनगर में है। भारत के प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र देखते हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वंडूर दक्षिण अंडमान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान रिंची आर्कीपीलोगो अंडमान, लोहार बराक अभयारण्य दक्षिणी अंडमान में है। कैंपबेल अभयारण्य मध्य अंडमान, गालाथिया खाड़ी अभयारण्य ग्रेट निकोबार, पैट्रिक वन्यजीव अभयारण्य लक्षद्वीप। अंत्योदय अन्न योजना आया था 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लागू किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत 1992। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992।
संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997, अंत्योदय अन्न योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय संविधान का कौन सा भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया? तो भाग 7 को हटा दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को निश्चित कर दिया गया। इस संविधान संशोधन द्वारा क ख ग घ श्रेणियों के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त करके पूरे भारत को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया। इन राज्यों के नाम और सीमाओं का उल्लेख करते हुए इससे पहले की प्रथम अनुसूची के स्थान पर एक नई अनुसूची को अंतः स्थापित किया गया। संविधान के भाग 5 में संघ के कार्यपालिका संसद, राष्ट्रपति, संघ की न्यायपालिका तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक रखा गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंध का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है अनुच्छेद 239 से 242 तक। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? यह भारत म्यांमार सीमा है ना। भारत म्यांमार सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जाया जा सकता है। भारत म्यांमार सीमा भारत के पूर्व में स्थित है, जबकि तिब्बत उत्तर दिशा में स्थित है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो गुणक कितना होगा? 5। सीमांत तो देखा जाएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। इंडिया विंस फ्रीडम लिखा है अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया। 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद था। अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक था? अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? अस्थायी बंदोबस्त हेमिस्टिंगवा था। नहीं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक जॉन शोर था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक जॉन शोर। 1793 में कॉर्नवालिस ने जॉन शोर के सलाह पर भू राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। वारेन हेस्टिंग, इसका राज्यकाल था 1813 से लेके 1823 तक। हेस्टिंग का राज्यकाल था 1813 से लेकर 1823। यह व्यवस्था बंगाल और बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भू स्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि का लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपने पास रखना था। यह व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूमि पर लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी, विस्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है स्टील में, सब जानते हैं। 25 डिग्री पर ध्वनि का चाल देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा होगा एल्युमिनियम, है ना।
कच्चा लोहा 64 से 20, फिर आएगा निकिल, स्टील, फिर लोहा, पित्तल और कांच। द्रव में देखते हैं सबसे ज़्यादा होगा समुद्री जल, फिर आसुत जल, फिर इथेनॉल और मिथेनॉल। गैस में देखें हाइड्रोजन, हीलियम, वायु, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की चाल परिवर्तित आ जाता है। यह परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन के कारण आता है। ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन में 3 गो नया शब्द जोड़ा था: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाज को खंड नहीं करना है और निरपक्ष रहना। समाज को खंड नहीं करना है, निरपक्ष रहना है। 22वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। मुख्यतः सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का मूर्त रूप था। इसके तहत 74(1) को संशोधित कर स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसी संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 का जौ को शामिल करके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, सम्मेलनों को वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के 14, 19 एवं 31 का उल्लंघन के आधार पर न्यायिक पुनर्वलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा और राज्य विधानसभा की समयावधि 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन द्वारा पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 19 का क, च एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, जिसे एक नए अनुच्छेद 300 का क के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 74 का 1 में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनः विचार के लिए एक बार लौटाया जा सकता, परंतु उसके इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का आधार बनाया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में ला दिया गया और जिसे 38वें संविधान संशोधन के माध्यम से न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संसद उस राज्य के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित करने का प्रस्ताव एक बार में 6 माह से अधिक लिए परिवर्तनीय नहीं होगा। किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया? तो विनोबा भावे। 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह सन 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन 1941 के रूप में जाना जाता है। बोला कि उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मिट्टी मैदानों का भाग नहीं है, तो पूर्णिया ऐसा हटाओ, सब खुदे पढ़ लेंगे बाद में।